हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा हमने आपने देखा होगा, तो ज्योग्राफी का जो मैंने परिचय दिया है, उसी के बाद आज हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। और पहला टॉपिक है हमारा पृथ्वी की गतियां। ठीक है, तो कल हमने देखा था पृथ्वी का, हमने हल्का सा एक इंट्रोडक्शन देख लिया था। तो आज हम देखते हैं कि पृथ्वी की गतियां, यानी जो पृथ्वी हमारे सौरमंडल में सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो उस चक्कर लगाने का या जो उसकी गति है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, तो वो हम देखेंगे। तो पृथ्वी की गतियां, इसको दो रूपों में बांटा जाता है। सबसे पहले आती है परिक्रमण गति। जैसे हम देखते हैं जो भी मंदिरों में वगैरह जाते हैं तो हम भगवान की मूर्ति के परिक्रमा करते हैं, यानी उसके चारों ओर घूमते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी भी क्या कर रही है, केंद्र में सूर्य है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। उसी गति को कहते हैं परिक्रमण गति। तो यानी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये कौन सी गति हो गई, परिक्रमण गति। और इस गति का प्रभाव क्या पड़ता है, इस गति का प्रभाव ये पड़ता है कि पृथ्वी पर ऋतुओं का बनना, ठीक है, या फिर इनका परिवर्तन होना, ये सब किससे प्रभाव पड़ता है, परिक्रमण गति से। दूसरी अगर हम गति की बात करें तो वो है परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति का मतलब है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए भी साथ ही साथ अपने ही अक्ष पर घूम रही है, यानी अपने अक्ष का मतलब हो गया धुरी पर, यानी उसके केंद्र पर घूम रही है। और इस गति को क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि पृथ्वी पर दिन और रात का बनना, ये सबसे मुख्य प्रभाव है। दिन रात बनते हैं, यानी एक दिन एक रात, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। खैर ये भी अलग अलग समय होता है, लेकिन अगर हम औसत रूप से माने तो 12 घंटे दिन 12 घंटे रात होता है। अब क्योंकि एक दिन होता है, इसलिए इस गति को हम दैनिक गति के नाम से भी कह सकते हैं, पुकार सकते हैं। तो ये है पृथ्वी की दो गतियां, इन्हीं का ही हम आज अध्ययन करेंगे कि ये गतियां क्या होती है, क्या प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी से किस तरह से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, परिक्रमण गति की बात कर लेते हैं। पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब ये जो चक्कर लगा रही है, जैसा मैंने बताया था, ये है दीर्घ वृत्ताकार रूप में, या हम इसे कह सकते हैं साथ में ही अंडाकार रूप में चक्कर लगा रही है। कैसे देखेंगे इसे हम, यह है हमारा सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में, और इसके चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है। यह इसका अंडाकार परिक्रमा पथ है। तो यह हमारी पृथ्वी, अंडाकार दीर्घ वृत्ताकार भी हम इसे कह सकते हैं। इसके कारण क्या होता है, कभी तो पृथ्वी सूर्य के बहुत दूर हो जाती है, कभी पृथ्वी सूर्य के पास आ जाती है, और इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। इस पूरे एक चक्कर को करने में अगर हम बात करें तो लगभग 365 दिन, 365 सही 1/4 दिन लगता है। ठीक है, 1/4 दिन का मतलब ये हो गया 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। इस पूरे समय में ये पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर अपनी कक्षा में लगा लेती है। और इसको हम अगर हम संक्षेप में कह सकते हैं तो 1 साल का समय लगता है, ये पूरा 1 वर्ष हो जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है 365 सही 1/4 दिन। और ये जो 1/4 दिन है, हर चौथे साल में इसे, जो हम कहते हैं लीप ईयर, हर चौथे साल में इस 1/4 दिन को जोड़ देते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि फरवरी में कितने दिन हो जाते हैं, 29 दिन। और अगर मान लीजिए इस कोई जो साल है वो लीप ईयर नहीं है, तो ये 1/4 दिन नहीं होगा, वो कितना होगा, 365 दिन का है। और उस समय फरवरी में होंगे केवल 28 दिन। और ये सूर्य की परिक्रमण, सॉरी पृथ्वी का परिक्रमण करने के कारण होता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ऋतुओं का बनना।
ठीक है, ऋतुओं का बनना। अब ऋतुओं का बनना भी है कि जब पृथ्वी और सूर्य ये जब आपस में इस तरह से गति होती है, हम ये जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है कुछ झुकी हुई है। ये इसका अक्ष कितना झुकी हुई है, ये है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने अक्ष का मतलब अपने केंद्र पर, धुरी पर, ठीक है, जिस पर टिकी हुई है 23 डिग्री झुकी हुई है। तो ये हम मान लेते हैं इसका उत्तर दक्षिण और ये हमारा पूर्व पश्चिम। तो इसे समझना आसान हो जाएगा कि पृथ्वी हमारी क्या है, थोड़ी झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण ऋतुओं का परिवर्तन भी होता है। अलग अलग ऋतुएं आती है, सर्दी, गर्मी, और ये किस हिसाब से आती है। अगर मान लीजिए हम बात करें, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। अब क्योंकि चारों ओर घूम रही है तो कभी ऐसी स्थिति आती है कि सूर्य के सामने, अब ये हमारी पूरी पृथ्वी, इसको अगर हम 4 भागों में बांट देते हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, और दिशाओं के आधार पर अगर इससे बात करें तो ये हो गया हमारा उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व और ये दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और अब अगर हम बात करें कि जब सूर्य के सामने ये दक्षिण वाला भाग आ जाता है, अगर हम देखें, आप देख रहे होंगे ये भाग थोड़ा दूर है, ये भाग थोड़ा पास है, बस इतना ही अंतर ऋतु बनने के लिए काफी होता है। तो अगर हम ये देखें तो सूर्य की किरणें इस दक्षिणी भाग पर ज्यादा सीधी पड़ेगी और उत्तरी भाग पर थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। इस तिरछेपन के कारण क्या होता है कि इस उत्तरी भाग में यहां हो जाती है सर्दी की ऋतु, और जहां बिल्कुल सीधी पड़ रही है वहां हो जाती है गर्मी की ऋतु। तो जब सूर्य के सामने पृथ्वी का दक्षिण वाला भाग सामने होता है तो ये स्थिति क्या कहलाती है, दक्षिणायन की स्थिति। कौन सी स्थिति है, दक्षिणायन की स्थिति। इस स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी के दक्षिण भाग यानी दक्षिणी गोलार्ध, यहां पर गर्मी की ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में होगी सर्दी की ऋतु। ठीक है, ये स्थिति कब आती है, दक्षिणायन के समय। और अब जब हम ये जानते हैं कि क्योंकि पृथ्वी परिक्रमा करती जा रही है सूर्य के, तो ये स्थिति फिर बदल जाती है। कुछ समय बाद ये स्थिति फिर बदल गई और अब आ जाता है पृथ्वी का उत्तर वाला भाग सूर्य के ठीक सामने। ये उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग और ये हमारा सूर्य। जब पहले दक्षिणी भाग था, अब आ जाता है उत्तरी भाग सामने और ये स्थिति कहलाती है उत्तरायण की स्थिति। ये उत्तरायण की स्थिति में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में अब आ जाती है गर्मी की ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में आ जाती है सर्दी की ऋतु। तो परिक्रमण गति के साथ हम देखते हैं उत्तरायण दक्षिणायन की स्थिति होती है और ऋतुओं का बनना ये इस परिक्रमण गति पर ही निर्भर करता है। अब ये जब परिक्रमण गति करती है तो कुछ समय ऐसा आता है कि सर्दी गर्मी दोनों गोलार्धों में, लेकिन विपरीत स्थिति होगी। अगर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की स्थिति है तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी हो जाएगी, और अगर उत्तरी गोलार्ध में सर्दी है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी। और ये परिवर्तन लगातार चलता रहता है। तो इस परिक्रमण गति का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, ऋतु का बनना। दूसरी स्थिति, ये तो हमने बात की परिक्रमण गति की। अब अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की दैनिक गति यानी परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति का मतलब अपनी ही अक्ष पर वह घूम रही है। ठीक है, हम ये जानते हैं पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितने डिग्री, 23.5 डिग्री का झुकाव है। ठीक है, अब परिभ्रमण गति से क्या होता है कि जो भाग पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो जो भाग सूर्य के ठीक सामने होगा वहां क्या होगा, दिन। तो यहां से लेकर ये पूरी आधी पृथ्वी जो सूर्य के ठीक सामने है, यहां तो हो गया दिन, और जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है भाग, वहां क्या हो गया, रात। और ये लगातार परिवर्तन होता रहता है। और ये परिवर्तन कितने समय में होता है,
लगभग 24 घंटे में, यानी पूरा एक दिन। और ये जो एक दिन होता है, अगर हम इसे और सही तरीके से समझें तो ये होता है 23 घंटे 5 मिनट और 4 सेकंड। तो हम इसे अगर हम मोटे तौर पर देखें तो हम ये कह सकते हैं इसको एक दिन का समय लग जाता है। ठीक है, बड़े बड़े आंकड़े याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो 24 घंटे एक दिन हम ये मान सकते हैं। तो परिभ्रमण गति एक दिन की, परिक्रमण गति वो एक साल की। और इसका जो प्रभाव ये क्या है, दिन रात का बनना, दिन और रात का बनना। ठीक है, अब इसका झुकाव का फर्क क्या पड़ता है कि इस झुकाव के कारण ही पृथ्वी के अलग अलग जगह है दिन और रात के समय में अंतर आ जाता है। जैसा हमने देखा उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति, तो जब पृथ्वी उत्तरायण की स्थिति में होती है, उत्तरायण यानी उत्तरी गोलार्ध जब सामने होता है, तो इसके उत्तरी भाग में, पृथ्वी के उत्तरी भाग में दिन हो जाएंगे लंबे, जबकि रात हो जाएगी छोटी। क्यों? क्योंकि गर्मी की ऋतु है, गर्मी में हम देखते हैं दिन लंबे और रातें छोटी होती है। ठीक इसी समय दक्षिणी भाग में क्योंकि सर्दी है, तो दिन हो जाएंगे छोटे और रात हो जाएंगी लंबी। ये स्थिति आती है उत्तरायण के समय। दिन रात तो बन रहे हैं लेकिन इनके समय में अंतर है। और इसी समय अगर हम देखें दक्षिणायन में, तो उत्तरी गोलार्ध में ठीक इसकी विपरीत स्थिति हो जाएगी, दिन हो जाएंगे छोटे और रातें हो जाएगी लंबी। क्यों? क्योंकि उत्तरी भाग में अभी सर्दी की ऋतु आ गई और दक्षिणायन के समय दक्षिणी भाग में गर्मी की ऋतु आती है, इसलिए दिन हो जाते हैं लंबे और रातें हो जाती है छोटी। ठीक है, तो ये है परिभ्रमण और परिक्रमण गतियों में अंतर, और ये इसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो ये जो दिन और रात लंबे होते हैं छोटे होते हैं, इनका भी एक अलग अलग समय आता है। क्या समय आता है? तो वर्ष में, पूरे साल में 2 दिन, ठीक है, वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जब दिन और रात दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी 12-12 घंटे के होंगे पूरे विश्व में। और ये स्थिति कब बनती है? 21 मार्च और 23 सितंबर। ये 2 तिथियां ऐसी है जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन कुछ ऐसी तिथियां भी होती है, एक तिथि आती है 21 जून, एक आती है 22 दिसंबर। 21 जून की स्थिति हमेशा आएगी उत्तरायण के समय और 22 दिसंबर की स्थिति आएगी दक्षिणायन के समय। अब इसमें भी अंतर क्या है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है सबसे बड़ा दिन, जबकि यही 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होती है सबसे लंबी रात। ये 21 जून की स्थिति है। और जब स्थिति बदल जाती है 22 दिसंबर को, तो ठीक उल्टी हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध में होता है सबसे छोटा दिन, और ये हम कह सकते हैं इसको सबसे लंबी रात और ये सबसे लंबा दिन। ठीक है, तो ठीक विपरीत स्थितियां बनती है 21 जून को 22 सितंबर को। लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसा है जब दिन और रात हमेशा बराबर होंगे पूरी पृथ्वी पर। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन, दोनों दिन, जो सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। लंबवत का मतलब होता है बिल्कुल सीधा होता है।
ठीक उसके सामने किरणें उसकी बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो ये स्थिति थी पृथ्वी की गतियों में। अब कुछ पृथ्वी से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो हम देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होगी, क्योंकि उससे संबंधित भी प्रश्न बनते हैं। अगर हम बात करें पृथ्वी का व्यास, ठीक है, व्यास हम सब जानते हैं, तो पृथ्वी का व्यास कितना है? तो व्यास भी पृथ्वी का दो तरीके से लिया जाता है। एक तो आता है भूमध्य रेखीय व्यास और एक आता है ध्रुवीय व्यास। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी हमारी क्या है, भूमध्य रेखा पर बाहर की ओर उभरी हुई है। उभरी हुई का मतलब है कि हमारी पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी इस तरह से है, नारंगी के समान। ध्रुवों पर तो चपटी है, जबकि भूमध्य रेखा पर क्या है, बाहर की ओर निकली हुई है। इसके कारण व्यास दो तरीके से आते हैं। भूमध्य रेखीय व्यास की अगर हम बात करें तो यह है 12,756 किलोमीटर, ठीक है, यह है भूमध्य रेखीय व्यास। जबकि ध्रुवीय व्यास की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा कम हो जाता है और यह हो जाता है 12,713 किलोमीटर, ठीक है। दोनों में अंतर क्यों आया? क्योंकि हमने देखा ध्रुवों पर चपटी है तो थोड़ा दूरी कम हो जाती है, भूमध्य रेखा पर क्योंकि बाहर निकली हुई है तो वो लंबाई बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर हम पृथ्वी की परिधि की बात करें, ठीक है, पूरी परिधि, तो भी इस दोनों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ध्रुवों पर बाहर निकली हुई है, सॉरी, भूमध्य रेखा पर बाहर निकली हुई है और ध्रुवों पर चपटी है। तो भूमध्य रेखीय परिधि की अगर हम बात करें तो ये परिधि है 40,077 किलोमीटर, ठीक है। जबकि ध्रुवीय परिधि की अगर हम बात करें तो ये फिर छोटी हो जाती है 40,008 किलोमीटर, ठीक है। तो ये है पृथ्वी का व्यास और पृथ्वी की परिधि, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी की गतियां हैं और पृथ्वी की गतियों से जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो हमारे प्रभाव हैं। ये इसका व्यास और इसकी परिधि। इसी से सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, ध्रुवीय व्यास कितना है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है या ध्रुवीय परिधि कितनी है। ये सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। कितना समय लगता है परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति में, साथ में इनमें अंतर पूछा जा सकता है। जो निष्कर्ष वाले प्रश्न बनते हैं वो इसी से बनते हैं कि इनका प्रभाव क्या पड़ा। अगर हम परिक्रमण गति की बात करें तो ऋतु का परिवर्तन होता है, ऋतु में बनती है, और यही अगर हम बात करें परिभ्रमण गति की तो दिन रात बनते हैं। कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, ये भी एक प्रश्न निकल कर आता है। अब एक और प्रश्न अगर हम बात करें तो पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी है। परिक्रमण गति की अगर हम बात करें तो ये लगभग 1600 किलोमीटर प्रति मिनट ये परिक्रमण गति है। जबकि परिभ्रमण गति लगभग 29 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये इसकी परिभ्रमण गति मानी जाती है लगभग, ठीक है। तो ये है हमारी पृथ्वी की गतियों से लेकर आज का टॉपिक। धन्यवाद।